देखिए, एशियन के जो मेजर नेगेटिव हैं उसकी बेसिक वजह यह है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, खासतौर पे यूएस जो ताल्लुकात हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 7 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा है। अच्छा, ये एक बड़ी खबर है, लेकिन इससे बड़ी खबर जो आई जिसने आज मार्केट को इन्फ्लुएंस किया वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब देखना ये होगा कि जो आज स्टेट बैंक के जो रिजर्व की जो रिपोर्ट है वो क्या आती है। अच्छा, ब्रेक्सिट जो है वो यूरो को भी इम्पैक्ट कर रहा है और स्टर्लिंग को भी कर रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमें खुश होना चाहिए या हमें सैड होना चाहिए, बिकॉज इस पे पाकिस्तान की प्राइसेस पर भी तो इम्पैक्ट आएगा। हमने डिस्कस किया था। पाकिस्तान की तारीख रही ज़्यादातर अमेरिका के साथ। जिस तरीके से आपने बात की कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है रशिया को, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट साहर खान एंड यू वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ पे, लेकिन अपने चौथे सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और रशिया के रिलेशनशिप के हवाले से। हम आप कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचा सकें जियोग्राफिकली, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रॉपरली। तो डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में हमारे एनालिस्ट एहसान इकबाल। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट्स को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से कि एशिया की मार्केट्स जो हैं वो हमें लगातार पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही है। मेजर उसके जो है वो हमें नेगेटिव नज़र आ रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एशियन के जो मेजर्स हैं वो नेगेटिव क्यों हैं? देखिए, एशियन के जो मेजर नेगेटिव हैं उसकी बेसिक वजह यह है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, ख़ासतौर पे यूएस जो ताल्लुकात हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कई कंपनीज़ हैं, कई जो स्टॉक्स हैं जो कि डाउ जोन्स इंडेक्स में ट्रेड होते हैं, उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनको अनलिस्टेड कर दिया जाए। नेक्स्ट जो जनवरी 1 आ रही है उसके अंदर भी तकरीबन 10 ऐसे मेजर स्टॉक्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको अनलिफ्ट कर दिया जाए। और इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हम जो है डिस्कस करते आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल के दौरान यूएस फिनो की जो टेंशन चल रही है उसने बहुत ज़्यादा मार्केट्स को जो है वो इन्फ्लुएंस किया। वही इन्फ्लुएंस हमें नज़र आ रहा था। हमने जो वीक देखा, जो स्टार्ट हुआ वो बहुत ही नेगेटिव हुआ, और पिछले हफ्ते भी जो एशियन स्टॉक्स थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। और अगर हम गौर करें इस पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, अगर हम गौर करें, निकाई भी नेगेटिव नज़र आ रहा था हमें, जो शंघाई के जो स्टॉक मार्केट है वो भी नेगेटिव नज़र आ रही थी, और टैग बेस्ड यानी कि नैस्डैक भी नेगेटिव नज़र आ रहा था। और एशिया के अंदर हमें जो शेंजन की स्टॉक मार्केट है जो कि ब्लू चिप है, यानी कि 300 ऐसी कंपनीज हैं जो कि मेजर कंपनीज हैं, वो भी नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रही थी। अच्छा, उसके साथ साथ इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं उस पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा था। अब मिसाल के तौर पे हमें जो नैस्डैक है कल नेगेटिव नज़र आया, क्योंकि जैसे ही एक खबर आई कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है और कंपनीज को जिनके अंदर सेमीकंडक्टर यानी कि टैग बेस्ड जो कंपनीज हैं उनको अनलिफ्ट करने के लिए जो है वो ऑर्डर जारी कर रहा है, आपको नैस्डैक जो है वो नेगेटिव नज़र आई, जिसकी वजह से आज आपको जापान दोबारा नेगेटिव नज़र आ रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जैसे ही ये खबर सुबह यानी कि आज की सुबह चाइना की तरफ पहुंची, तो चाइना का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने कहा कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो पैनिक नहीं करेंगी, और उस बयान की वजह से आज जो एशिया की जो मेजर्स हैं वो पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज़ ग्रेट। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके के साथ ख़ास तौर पे चाइना की मेजर यानी कि जो शंघाई है, शंघाई कंपोजिट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके के साथ उसने इन 2 सालों के दरमियान परफॉर्म किया, दिस इज़ ग्रेट। और मैं समझता हूँ कि यही जो उनकी जो प्रैक्टिस है इसको जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और डाउ जोन्स जैसे जो इंडेक्सेस हैं उसके करीब लेकर आ रही हैं, उसके बराबर लेकर आ रही हैं। और मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि हम ये देखेंगे कि अगले साल जब जो बाइडन जो हैं वो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अनाउंस करेंगे रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि उनकी तरफ से भी हमें हॉट टॉक थोड़ी सी नज़र आ रही है चाइना के लिए, अगर वो पॉजिटिव हो जाती है आप देखिएगा इट विल क्रूज। और ये बहुत करीब है कि हम जिस तरीके के साथ यूएस के जो स्टॉक मार्केट्स को डिस्कस करते हैं, हम जो शंघाई कंपोजिट है उसको डिस्कस कर रहे होंगे इनसे पहले। लेकिन मैं पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में भी तो अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उसी का इम्पैक्ट हमें देखने को नज़र आ रहा था पिछले कुछ दिनों से कि मार्केट फ्लैट रहती है, फिर अपवर्ड चली जाती है, लेकिन क्लोज जो है वो नेगेटिव ही कर जाती है। लेकिन आज तो कदरे बेहतर है, आज तो 42,300 के लेवल पे है, 42,300 के, और 100 पॉजिटिव है तकरीबन।
तो क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर? देखें, ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इतनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 7 ट्रिलियन रुपीस से ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसकी वजह से जो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आती है वो इम्पैक्ट करती है। लेकिन हमने देखा कि इस साल जितने भी जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वाले इवेंट्स हुए हैं, KSE 100 इंडेक्स के जितने भी मार्केट प्लेयर्स हैं उन्होंने उसको खाते में नहीं लिया। मिसाल के तौर पे अभी जो PDM की मूवमेंट्स हैं, हमें 2 से 3 हफ्ते थोड़ी सी लैक लफ्टर नजर आई, मिले जुले रुझान के साथ नजर आई, लेकिन हमने देख रहे कि जैसे ही बड़ा अर्निंग सीजन आ रहा है और उससे पहले जो 2 महीने पहले जो अर्निंग सीजन था जिसमें क्वार्टर्स क्लोज होते हैं, तो हमें बहुत ही पॉजिटिव खबरें नजर आई, हमें मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। और यही वो ट्रेनिंग है जो कि KSE 100 इंडेक्स की हमें नजर आ रही है, जो कि कई सालों से प्रैक्टिस नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 20 साल से पाकिस्तान जिस तरीके के साथ उसने शैटर्ड एनवायरनमेंट देखा है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको बड़े तरीके के साथ इसको मैन्यूवर करती है, हैंडल करती है, और वही हमें हैंडलिंग आजकल नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे आज आपने कहा कि मार्केट आज पॉजिटिव है, आप गौर करें कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स ऐड किए आज कमर्शियल बैंक्स ने किए हैं। इसका एक वजह और भी है, वो ये है कि जो PDM की तरफ से जो अनाउंसमेंट हो रही है कि लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि आज एक इजलास ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि उनके गुब्बारे से हवा निकल रही है, तो उसका इम्पैक्ट हमें नजर आया। अच्छा, ये एक बड़ी खबर है, लेकिन इससे बड़ी खबर जो आई जिसने आज मार्केट को इन्फ्लुएंस किया वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्योंकि डिजिटल रोशन अकाउंट जो है उसमें आज तकरीबन एक रोज के दरमियान तकरीबन $7.5 मिलियन आए हैं, और अभी तक देखा जाए तो तकरीबन $200 मिलियन के करीब पाकिस्तान में पैसा आ चुका है, और ये इसमें से तकरीबन 60 to 70% जो पैसा है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए आया। अच्छा, मैं आज आपसे एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट क्वेश्चन करने वाली हूँ। इंटरनेशनली कोई न्यूज़ आती है तो वो इम्पैक्ट करती है ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स के ऊपर। क्या पाकिस्तान की भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो इंटरनेशनली इम्पैक्ट करती है? नहीं, पाकिस्तान जो इतना इन्फ्लुएंसिव नहीं होता, इल्ला के कोई ऐसी जंग छिड़ जाए जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान इन्फ्लुएंस करे। लेकिन पाकिस्तान के जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, जो कि हम इंशाल्लाह अपने आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इतना इन्फ्लुएंसिव नहीं है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दुनिया के चौथे नंबर पे परफॉर्मेंस के लिहाज से आती है, तो फिर वो इन्फ्लुएंस क्यों नहीं करती? देखिए, हमें यहाँ पर ये नहीं देखना कि वो कितनी रैंकिंग आ रही है। रैंकिंग जो आती है वो कितने पॉइंट्स ऐड करती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। जिस तरह पाकिस्तान ने इस साल अपने जो इन्वेस्टर्स उनको रिटर्न तकरीबन 16% से ज़्यादा दिया है। अच्छा, इसकी परफॉर्मेंस अगर हम गौर करें तो 4th नंबर पे क्यों आई है? एक तो ये कि प्रॉफिट ऐड कर रही है टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स, और दूसरा जिस तरीके के साथ हैंडलिंग करती है ये डिफरेंट इवेंट्स को, उसकी परफॉर्मेंस है। यानी कि KSE 100 इंडेक्स अंदर 100 कंपनी तो हैं, लेकिन ऑल शेयर के अंदर तकरीबन आपको 350 कंपनियां जो हैं वो ट्रेड होती हुई नजर आती हैं आउट ऑफ 500। लेकिन परफॉर्मेंस तो की बेस पर तो इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में पड़ना चाहिए, लेकिन एज सच पाकिस्तान इतना बड़ा इन्फ्लुएंसिव नहीं है कि वो दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को इन्फ्लुएंस करे। जिस तरह US की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो इन्फ्लुएंस करती है जापान को, एशिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो इन्फ्लुएंस करती है मिडल ईस्ट की मार्केट्स को, और मिडल ईस्ट के अंदर जो इन्फ्लुएंस है वो नजर आता है, लेकिन एज सच पाकिस्तान की नहीं करती। आज यूरोप की मार्केट्स जो हैं वो भी सारी पॉजिटिव नजर आ रही हैं। जी, उसकी बेसिक वजह यह है कि जो वैक्सीन की जो एक्सेप्टेंस है, ख़ासतौर पे जिस तरह UK ने ट्यूसडे को किया, उसके बाद मुख्तलिफ जो ममालिक हैं अब वहाँ पर जो है वो एक्सेप्टेंस हो रही है। यानी कि अब उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करना कि क्या इस वैक्सीन को हमें अडेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से ममालिक हैं, ख़ासतौर पे जिस तरह कैनेडा है वो अडेप्ट कर रहा है, और हो सकता है कि अगले हफ्ते से उसकी जो वैक्सीनेशन वो स्टार्ट हो जाए। यानी कि उसने तकरीबन ऑर्डर दिया था तकरीबन $4.5 मिलियन का, जो कि बढ़ के तकरीबन $7.5 मिलियन का हो गया हुआ है। इसका मतलब है कि वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होगी, और अब इस वैक्सीन की पॉजिटिविटी की वजह से, इस न्यूज़ की पॉजिटिविटी की वजह से आज आपको तमाम के तमाम स्टॉक मार्केट जो हैं वो यूरोप के अंदर मेजर की बात कर रहा हूँ वो पॉजिटिव नजर आ रही है, डिस्पाइट यूरोपियन यूनियन और UK के जो ब्रेक्जिट के हवाले से जो मीटिंग है वो ज़्यादा कारामद नहीं रही, वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन जो वैक्सीन की पॉजिटिविटी है ना उसने आज मार्केट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है।
तो जो वैक्सीन की न्यूज़ आई है उसे यूएस की मार्केट को भी तो थोड़ा इम्पैक्ट करना चाहिए था, लेकिन यूएस की मार्केट जो है वो नेगेटिव रही, तो आज क्या स्टार्ट उसका पॉजिटिव होगा? देखिए, अगर हम बात करें ना तो कि वैक्सीन की वजह से पॉजिटिव हो जाए, देखिए इसका इम्पैक्ट हमें कई दफ़ा नज़र आया भी है, क्योंकि जो सबसे बड़ा फैक्टर देखा जा रहा है पैंडेमिक के बाद वो है यूएस का स्टिमुलस पैकेज। यूएस का स्टिमुलस पैकेज के हवाले से जो एक बिल्कुल लेटेस्ट खबर है वो ये है कि अगले साल आएगा, और हम तो अपने प्रोग्राम में पिछले कुछ 2.5 महीने से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगले महीने आएगा, और वैक्सीन की पॉजिटिविटी ये वजह नहीं है। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, आज आपको मिला जुला नज़र आएगा। उसकी वजह कि कल जो एक्टिव ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हो सकता है आज आपको थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड नज़र आए, क्योंकि कनाडा की जो स्टॉक मार्केट है वो आज पॉजिटिव नज़र आ रही है, और हो सकता है कि आज हमें यूएस की जो स्टॉक मार्केट है मिक्स टू पॉजिटिव नज़र आ सकती हैं। मिडिल ईस्ट को भी डिस्कस कर लेते जी हैं जी। कि मिडिल ईस्ट की जो मार्केट्स है वो हमें मिक्स नज़र आ रही हैं, तो क्या वजह ऐसी है जो मिक्स नज़र आ रहा है? देखिए, हमने लास्ट टाइम जो है वो सऊदी बोर्स जो है उसको डिस्कस किया था। आज हम यूएई की जो बोर्स है उसको डिस्कस करते हैं। आज हमें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो चाइना की जो वैक्सीन है वो उसके ट्रायल्स चल रहे थे, और वो बहुत ही कामयाब उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, और इसी वजह से आज जो मिडिल ईस्ट की जो स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। इसी के साथ बस बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। पीकेआर वर्सेस यूएस डॉलर के रिलेशन की बात करें तो आज पीकेआर जो है वो 20 पैसा अप्रिशिएट हुआ है, जैसा कि हमने डिस्कस किया अपने फर्स्ट सेगमेंट में कि रेमिटेंसेस जो हैं वो काफ़ी पाकिस्तान में आए हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, तो शायद उसी की ही वजह है जो आज पाक रुपया हमें अप्रिशिएट होता हुआ नजर आया है। जी, बड़ी वजह यही है। अब देखना ये होगा कि जो आज स्टेट बैंक के जो रिजर्व की जो रिपोर्ट है वो क्या आती है। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि अप्रिशिएट करेंगे रिजर्व, विच इज़ ग्रेट। यूरो एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर की अगर बात करें तो यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हमें 1.20 टू 1 के लेवल पर भी नजर आता है, और 1.31 और 35 के लेवल्स पर भी हमने देखा है। तो क्या पैरिटी इसकी रह सकती है यूएस डॉलर के अगेंस्ट इन दोनों की? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द न्यू नॉर्मल, है ना? अच्छा, इसका जो नया नॉर्मल है उस पर जो तवज्जो देनी चाहिए वो है यूएस का फेडरल रिजर्व। हमें अभी तक कोई ऐसे इकदाम नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अच्छा कुछ निशानदही अभी ऐसी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर हम बात करें यूएस स्टिमुलस की तो वो पैकेज तो अगले साल आएगा, लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है हेवली वो है ब्रेक्जिट। अच्छा, ब्रेक्जिट जो है वो यूरो को भी इम्पैक्ट कर रहा है और स्टर्लिंग को भी कर रहा है। आज जैसे ही इस हवाले से खबर आई कि यूरोपियन यूनियन और यूके के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, और अब अगले इतवार तक वो डिस्कस करेंगे इसको, तो आप ये देखें कि दोनों की पैरिटी जो है ना आज वो बदल गई, और वो वापस आके तकरीबन 1.31 और 1.33 इस लेवल पर भी नज़र आ रही है, और यूरो जो है वो 1.21 पे नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि नया नॉर्मल क्या यही रहेंगे, क्योंकि हम डिस्कस करते आ रहे हैं प्रोग्राम्स में यूएस डॉलर वर्सेस यूरो जो है वो तकरीबन 1.18 भी है, 1.17 भी है, और हमने ये देखा कि अगेंस्ट स्टर्लिंग जो है इट वाज 1.28 1.29। अच्छा, क्या ये नए नॉर्मल है? मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि हम इसको कह सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा जिस तरीके से एनालिस्ट भी कह रहे हैं और मैं भी बिलीव करता हूँ, ये है कि इस वक्त जो वीकनेस नज़र आ रही है ना ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये अगली इतवार तक हो सकता है बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए इस हवाले से। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि हमें मॉनिटर इसको करना पड़ेगा, लेकिन इनके जो नए लेवल्स हैं, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि 1.21 1.20 यूएस डॉलर वर्सेस यूरो, और 1.31 एंड 1.30 यूएस डॉलर वर्सेस स्टर्लिंग रह सकते हैं। मींस कि अभी जो अपने करंट लेवल्स पर ये हैं उन्हीं लेवल्स पर हमें नजर आ सकते हैं। नहीं, इससे कम होंगे, इससे कम होंगे। इस वक्त तो आपको 1.21 1.22 नज़र आ रहा है, और ये लास्ट वीक जो था 1.23 तक भी गया। यूएस डॉलर वर्सेस यूरो की बात कर रहा हूँ, और यूएस डॉलर वर्सेस अगर स्टर्लिंग की बात करूँ तो इस वक्त 1.33 है, और 1.35 से वापस आया ये, और 1.30 1.31 की मैं बात, यानी इसमें शॉर्ट टर्म जो है वो हम इसको डाउनवर्ड देख सकते हैं। एब्सोल्युटली, आई बिलीव सो। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ। ऑयल्स की अगर हम डिस्कस करें तो ऑयल जो है आज वो हमें 49 के लेवल्स पर नजर आ रहा है। ब्रेंट और WTI की बात करें तो वो हमें 46.2 पे नजर आ रहा है। तो ये लेवल्स तो 50 के काफी करीब नजर आ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमें खुश होना चाहिए या हमें सैड होना चाहिए, बिकॉज इस पे पाकिस्तान की प्राइसेस पे भी तो इम्पैक्ट आएगा। हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगी, तो इस हवाले से तो मैं दुखी हूँ। दूसरी मैं बात ये पूछना चाहूंगी कि मतलब कि 50 के लेवल्स और 55 तक पहुंच जाएगा ये तकरीबन। देखिए, अगेन 50 लेवल्स को पहुंचने में भी इसने तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लगाए। आज ये 49 पॉइंट समथिंग है ना,
हम ये कह सकते हैं कि 50 तक जा सकता है। उसकी एक वजह है और बहुत ही बड़ी वजह है, वो ये है कि यूएस जो है वो ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है और उसने इंपोर्ट किया है सऊदी अरेबिया से। और अगर हम बात करें कि कितने लेवल्स इसने इंपोर्ट किए हैं तो तकरीबन 2.5 मिलियन बैरल पर डे इसने लास्ट वीक से लेके अब तक इंपोर्ट किया है सऊदी अरेबिया से। इस वजह से आपको जो WTI की जो प्राइस है वो बढ़ती नजर आई है और उसने एक छोटा सा पुश किया ब्रांड को। आप ये देखेंगे कि इनके दरमियान जो गैप है ना वो कंसिस्टेंट नज़र भी आ रहा है। ये तकरीबन $2 का भी नज़र आता है, कभी $2.5 से $3 का भी नज़र आ रहा है। इस वक्त इसका जो मार्जिन है, इस वक्त इनका जो डिफरेंस है वो तकरीबन $2.5 नज़र आ रहा है और ये एक बड़े लेवल्स में से आता है। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या अभी भी ऑयल बुलिश है। मैं समझता हूँ कि ऑयल अभी भी बेरिश है। ये आपको मूवमेंट्स जो नज़र आ रही हैं कि वो क्रूव कर रहा है $50 की तरफ। आप ये गौर करें कि हमें इसके अंदर एक सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। हमें नजर आए ना फॉर एग्जांपल कि रोज़ाना की बुनियादों पर बढ़ रहा है। जिस तरह इसने तकरीबन अगस्त के अंदर बड़ी ज़बरदस्त इसने रैली की, इसने अक्टूबर के कुछ रैली हमें ऐसी नज़र आई कि 2 हफ्ते तक मुसलसल बढ़ रहा है और फिर कमी भी नज़र आती, तो रैली नज़र नहीं आ रही। हमें ये कम होता हुआ नज़र आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रहेगा, ये आर्टिफिशियल बुलिशनेस क्रिएट की जा रही है। नो 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 नो, सर्टेनली इट इज नॉट। और आप ऑयल के अंदर आर्टिफिशियल बुलिशनेस कर नहीं सकते क्रिएट। दो इसको मैन्यूवर किया जाता है, इसको इन्फ्लुएंस किया जाता है जब ओपेक जो है अपनी प्राइस लेवल्स देता है। नहीं, ओपेक जब अपनी प्रोडक्शन लेवल्स के हवाले से बात करता है तो ये हमें लगता है थोड़ा सा आर्टिफिशियल है, लेकिन अगर हम गौर करें वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि तकरीबन 100 मिलियन बैरल पर डे की डिमांड है और उसमें से तकरीबन मोर देन 30 मिलियन बैरल पर डे जो है वो ओपेक और ओपेक प्लस देता है। तो वो इन्फ्लुएंस इस तरीके से करते हैं कि अपनी प्रोडक्शन लेवल्स को कम कर लेते, ज़्यादा कर लेते हैं। ये हमें नजर आता है, बट इट इज़ नॉट आर्टिफिशियल। और इस हवाले से डिस्कशन हुई भी है यूएस के अंदर, और वहाँ पे होती है कि कंपटीशन कमीशन जो है क्या ये फेयर कंपटीशन है या नहीं। लेकिन अगर हम गौर करें, जैसे ही आपको ओपेक जो है वो अपनी पोजीशन से रिट्रीट करता हुआ नजर आता है, फ़ौरन आपको WTI के अंदर जो चेंजेस है ना, प्राइस मूवमेंट, वो नजर आती है और आपको यूएस की जो ऑयल रिग्स है ना वो फ़ौरन बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो देखा जाए तो दोनों ही जो ब्लॉक्स है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं है। गोल्ड और सिल्वर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गोल्ड के आज लेवल 1836 हैं, काफी जो है वो लो है। एब्सोल्युटली। तो अब इसका न्यू नॉर्मल क्या होगा? न्यू नॉर्मल अभी भी 1800 है। ओके। हम इसको 1850 नहीं कहेंगे, 1800 है। अगर ये 1800 से ऊपर है तो ये बुलिश है और गोल्ड अभी भी बुलिश है। लेकिन चूंकि एक्विटीज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और आपको इन्वेस्टर्स का ज़्यादातर तवज्जो जो है वो डॉलर की तरफ, आप ये गौर करें कि आज हमने जिसने डिस्कस किया डॉलर ने थोड़ी स्ट्रेंथ गेन की है, तो डॉलर में इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया और गोल्ड से भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। हम कल एक प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर हम अपने कमोडिटीज और जो फॉर्ड का सेगमेंट है उसमें कंप्लीटली गोल्ड के बारे में बात करेंगे कि गोल्ड किस तरीके के साथ करेंसी डिबेसमेंट और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है। फिर वो व्यूअर्स को हम जब बताएंगे तो उनके लिए अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी इसकी। तो आज अगर हम बात करते हैं कि गोल्ड जो है उसकी पोजीशन रिट्रीट कर रही है, उसकी बेसिक वजह यही है कि इन्वेस्टर्स का जो टिल्ट है ना वो आपको डॉलर की तरफ ज़्यादा नजर आ रहा है, इस वजह से आपको रिट्रीट पोजीशन नजर आ रही है। कॉपर को हमने काफी दिनों से डिस्कस नहीं किया, तो कॉपर की क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट में? कॉपर ने अगर हम गौर करें, जो कॉपर है वो लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर अपने हाईएस्ट लेवल्स जो हैं, यानी कि साल 2013 के जो लेवल्स थे, यानी कि $7,700 पर मेट्रिक टन जो है उससे ज़्यादा पर ट्रेड होता हुआ भी नजर आ रहा है। और ये 2 हफ्ते के दौरान तकरीबन $1,000 की जो इंप्रूवमेंट नजर आई है, दिस इज एबनॉर्मल। वजह क्या है कि जो चाइना है वहाँ पर डिमांड इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है और इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो आपको कॉपर के जो इन्वेंट्री वो बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है, डिमांड में इजाफा नजर आ रहा है। इस वजह से कॉपर जो है उसकी प्राइसेस में इजाफा नजर आ रहा है। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने चौथे सेगमेंट स्वॉट की तरफ। स्वॉट में हम डिस्कस कर लेते हैं पाक और रशिया के रिलेशनशिप के हवाले से। जबकि 2018 में अगर बात करें तो पाकिस्तान और रशिया ने अपनी 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन जो है वो दोबारा से बिल्डअप होने जा रहे हैं, तो इससे किन किन कंट्रीज़ को फ़ायदा हो सकता है और सबसे पहले पाकिस्तान को किस लिहाज से फ़ायदा होगा? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख रही है ज़्यादातर अमेरिका के साथ। तो हमारी जो पॉलिटिकल जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस से आई हैं या पॉलिटिकल फोर्सेस से आई हैं, हमने देखा कि उनका टिल्ट टुवर्ड्स यूएस था स्टार्ट से। अब आपने जिस तरह बताया कि 70th एनिवर्सरी उन्होंने मनाई है, उसकी वजह यह है कि ताल्लुकात फिर भी रहते हैं, दो कॉर्डियल
इनकॉर्डियल हो। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि जब से सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ है उसके बाद पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे रशिया के साथ वो अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं जब से खान एडमिनिस्ट्रेशन आई है हमारे जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अच्छा, हम ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट किन किन मुल्कों पे हो रहा है, जो जिस तरह आपने पूछा है। असल में पाकिस्तान दावत दे रहा है रशिया को कि वो गवादर पोर्ट को यूज़ कर ले। अच्छा, गवादर पोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? पहले मैं थोड़ा सा एक इवेंट ऐसा बताना चाहता हूँ जो कि तारीख के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो सोवियत वॉर थी उसकी बेसिक वजह ये थी, जो हमें पाकिस्तानियों को बताई गई थी, वो ये थी कि रशिया जो है वो हॉट वाटर यानी कि जो अरेबियन सी का जो गर्म पानी जो पाकिस्तान से लिंक्ड है उसको हासिल करना चाहता है। इस वजह से पूरी जंग लड़ी गई। क्या ये नैरेटिव ठीक था या नहीं ठीक था, हिस्ट्री हमें कुछ बताती है नहीं बताती, ये मैं फैसला नहीं कर सकता और ना ही हमारी आने वाली नस्लें कर सकती, क्योंकि फैक्ट्स हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। हमें ये देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान ने खुद दावत दी है कि रशिया जो है वो इन गर्म पानियों को इस्तेमाल करे। अच्छा, बीच में अब बहुत ममालिक आ गए ना, पहले अफ़गानिस्तान आता है, फिर ताजिकिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, और भी 2-3 ममालिक हैं, अज़रबैजान हमें नज़र आता है। आप ये देखें कि एक पूरा रोड है ये, जो कि एक पूरा ट्रेड कॉरिडोर बन सकता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इन ममालिक से होता हुआ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप और गौर करें कि इस प्रोजेक्ट के साथ साथ पैरेलल जो चल रही है वो ये है कि रशिया जो है पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस से निकालने के लिए हेल्प करना चाहता है। ये हम देख रहे हैं, एक किताबी का मंसूबा था जिसके अंदर तुर्कमानिस्तान था, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान और इंडिया की गैस पाइपलाइन बहुत लंबी है। ये प्रोजेक्ट हमें पूरा होता नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे ही अभी रशिया की तरफ से हमें नज़र आ रहा है कि रशिया खुद इंटरेस्टेड है अपनी जो एनर्जी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे बहुत एंथुसियास्ट नज़र आ रहा है। तो हमें पाकिस्तान जो है, यानी कि ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो एनर्जी क्राइसिस में थोड़ा सा रिजॉल्व होता भी नज़र आ सकता है। वो रशिया पाकिस्तान के साथ जो है वो डिफरेंट जो हमारे है एनर्जी हो गई, हमारी ये गैस पाइपलाइंस हो गई, इनके साथ काफ़ी इंटैक्ट नज़र आ रहा है। इन प्रोग्राम्स को जो है वो करने की कोशिश कर जी रहा है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसकी वजह यह है कि अगर आप गौर करें ना, जिस तरह सऊदी अरेबिया आपको इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है पाकिस्तान को अपनी ऑयल एंड गैस के प्रोडक्ट्स बेचने को, कतर नज़र आ रहा है, यूएई नज़र आ रहा है, इससे आपको रशिया नज़र आ रहा है, और ये सब बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास एनर्जी के जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और उनको मार्केट्स चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है और जो कि फ्यूचर के अंदर एक बड़ी मार्केट होने भी जा रहा है। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान ने जो दावत दी है कि वो गवादर पोर्ट को यूज़ करे, इससे पूरा रीजन इन्फ्लुएंस होगा। अब देखिए, साथ ही चाइना है, फिर ईरान है, उसके साथ साथ ये जो सेंट्रल एशिया है ये पूरा पाकिस्तान कवर कर सकता है क्योंकि लैंड लॉक्ड है, यहाँ पर समंदर नहीं है। तो पाकिस्तान एक बहुत ही जियोपॉलिटिकली सेंटर्ड है, तो पाकिस्तान बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। हमें ये देखना है कि क्या पाकिस्तान इस पोजीशन से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकता है या नहीं। पाक चीन जो रिलेशंस की मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक कि हम पाक चीन का जिस तरह से रिलेशनशिप रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से वो रोल काफ़ी अच्छा प्ले करता आ रहा है। तो जो अगर पाक और रशिया की जो है वो दोस्ती इस तरह से हो जाती है तो क्या वो भी उसी तरह से ही कर पाएगा, और अगर कर पाएगा तो वो कैसे होगा? देखिए, इस वक्त आपको जो पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आ रही है ये दुनिया को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ मामला देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये देखें कि 20 साल हो गए हैं पुतिन को और वो दुनिया में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आपने रशिया का पॉजिटिव किरदार देखा है इस वक्त तक दुनिया में, यानी कि 20 साल पहले जो रशिया का किरदार था वो वही किरदार था जो आज यूएस का पूरी दुनिया में जो इन्फ्लुएंसिव नज़र आता है। चाइना जो कि एक इमर्जिंग पावर है एंड इट इज़ गोइंग टू बी आफ्टर यूएस, इट्स नॉट रशिया। तो रशिया की दोस्ती पाकिस्तान के साथ उसी वक्त मजबूत हो सकती है अगर इनके दरमियान ट्रेड हो, इनके दरमियान कोई ऐसी बायलैटरल मुआहदे हों। ऑयल एंड गैस हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, डिफेंस हो सकता है। तो ये मुआहदे जब तक आपको नज़र नहीं आएंगे ना तो ये रिलेशनशिप जो कॉर्डियल या ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आएगी। देखिए, अब चाइना के साथ आप जिस तरीके के साथ पाकिस्तान डील कर रहा है और जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान को डील करता है, आप देखिए दोनों एक दूसरे को मदद करते हुए नजर आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भी नजर आते हैं, आपको चाइना पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करता हुआ नजर आता है, आपको पोलिटिकल बेसिस पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, जिससे पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये देख रहे हैं कि क्या रशिया पाकिस्तान ऐसा करेगा या नहीं करेगा। मेरा ख्याल है हमें इसको मॉनिटर करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो है बाय रोड हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान और रशिया बीच में बहुत सारी कंट्रीज भी आ सकती हैं। तो अफगानिस्तान के साथ तो रशिया का वैसे ही लिंक्ड है ट्रूप्स के थ्रू, तो अफगानिस्तान की बेटरमेंट के लिए पाकिस्तान और रशिया जो है वो क्या रोल प्ले कर पाएंगे? बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर सकते हैं और यही वजह है कि आपको यूएस जो है वो बात करता हुआ नजर आता है चाइना के साथ भी
और रशिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर आप ये देखें कि तीनों ममालिक पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और फिर रशिया में जाके वो बात करते हुए नजर आते हैं। बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट को करेक्ट करना चाहता हूँ, ये है कि सोवियत वॉर के बाद जब ये ख़त्म हुई है रशियन ट्रूप्स नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मैं करेक्ट करना चाह रहा था। लेकिन आपको रशिया सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप गौर करें ना, जो रशियन बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के बहुत करीब है, चाइना के साथ बहुत करीब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मैटर है। और इसकी इंपॉर्टेंस से यह आप अंदाजा लगाएं कि अफगानिस्तान जो है वो एक ऐसा सेंटर है जो कि लैंड लॉक भी है, वार लॉक्ड भी है। तो आप ये गौर करें कि इसकी वजह से पूरा रीजन डिस्टर्ब भी है, और अगर इसमें पीस आता है तो पूरे रीजन में पीस आता है। एब्सोल्युटली। और देखिए ना, इकोनॉमी के हवाले से बहुत बेहतर हो सकता है। आपको एक ऐसी एरिया चाहिए जो कि पीसफुल हो, आपकी जो ट्रेड हो वो उसको ख़तरा ना हो कि उसको कोई लूट ले, वहाँ पे दहशतगर्दी का हमला हो जाए, या अमेरिका उसको टारगेट कर ले, या तालिबान उसको टारगेट कर ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे जो रशिया के साथ ताल्लुकात रहे हैं वो वेपन्स परचेजिंग तक रहे हैं। अब जो है, क्या वेपन परचेजिंग के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं? वहाँ से तो हम इंपोर्ट करते आ रहे हैं ना। तो अगर पाकिस्तान और रशिया का रिलेशन बन जाता है स्ट्रॉन्ग, तो हम एक्सपोर्टिंग कंट्री में भी शामिल होते जा रहे हैं। तो हम क्या एक्सपोर्ट कर पाएंगे रशिया को? देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि पाकिस्तान जो आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है। ये इसलिए ज़रूरी है डिस्कस करना क्योंकि आपको इंडिया जो है वो यूएसए आर्म्स जो है इंपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पास जितने भी आर्म्स हैवी हैं वो यूएस बेस्ड हैं। वो उनकी जो टेक्नोलॉजी अब चाइनीज़ नज़र आ रहे हैं, और आपके पास जो रशियन टैग थी वो अवेलेबल नहीं थी। तो पाकिस्तान खुद कफील है इस हवाले से, लेकिन टेक्नोलॉजी का नो हाउ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको इंपोर्ट जो नज़र आ रही है वो आपको वेपनरी में नज़र आ रही है। और अगर हम गौर करें ये अमाउंट बहुत छोटा है, इट इज़ मेयर $400 मिलियन, विच इज नथिंग। देखिए रशिया का साइज देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज देखें, $400 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने बात की कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है रशिया को, सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है? पाकिस्तान अपने गारमेंट्स कर सकता है। पाकिस्तान तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो रशिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो अब ये हमें भी इसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि इन ताल्लुकात के बाद कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया जा रहा है और पाकिस्तान कौन सी इंपोर्ट कर रही है, तो हमें ऑलरेडी मालूम है। तो हमें इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। इट मीन्स कि हम पाक और रशिया के रिलेशनशिप जो है उनको मॉनिटर भी करेंगे और साथ ही अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, आज की डिस्कशन से हम ये कहना चाहेंगे, बल्कि हमने ये देखा है कि हमें जो स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आई, और हम उम्मीद करते हैं कि कल भी पॉजिटिव नज़र आएगी। आज पाक रुपया जो है वो अप्रिशिएट हुआ है क्योंकि रेमिटेंसेज जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी आए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसी के साथ कल हम डिस्कस करने वाले हैं अपने शॉर्ट सेगमेंट में कमोडिटीज़ को सेपरेटली, कि गोल्ड जो है वो करेंसी डिबेसमेंट और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट कैसे हेज है। तो कल न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपनी मेज़बान साहर खान को दीजिए इजाज़त। एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद एहसान इकबाल।